नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा तो है, लेकिन शायद उस पर ज्यादा सोचा नहीं। हमारे मौलिक कर्तव्य। जी, फंडामेंटल ड्यूटीज। हम सब अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का क्या? सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कहानी को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्तव्य संविधान में आए कैसे, इनका मतलब क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इन्हें न मानने पर कोई सजा हो सकती है? और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य का रिश्ता बड़ा गहरा है। आप कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। आज इसी रिश्ते को और इन कर्तव्यों की पूरी कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए स्लाइड 2 से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो ये कि 1950 के मूल संविधान में नागरिकों के लिए इतने सारे अधिकार थे, पर कर्तव्यों का कोई जिक्र क्यों नहीं था? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब उस समय की सोच में छिपा है। ऐसा नहीं था कि संविधान बनाने वालों ने इस पर सोचा नहीं। अच्छा। जी, असल में उनका पूरा ध्यान उन अधिकारों को वापस देने पर था जो अंग्रेजी हुकूमत ने हमसे छीन लिए थे। वे चाहते थे कि आजाद भारत का हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके। तो मतलब प्राथमिकता अधिकार थे। बिल्कुल। उन्होंने राज्य को दिशा निर्देश देने के लिए नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी तो बनाए, लेकिन उन्हें लगा कि आजाद देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही समझेंगे। ये एक तरह का अनकहा विश्वास था। तो ये माना गया कि लोग स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हाँ, उन्हें लगा कि जिस आज़ादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, उसके नागरिक अपने देश के प्रति कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित होंगे। उन्हें लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 1976 में। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, और संविधान में 42वां संशोधन लाया गया। और यहीं से मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा बने। ये अचानक बदलाव क्यों जरूरी हो गया? देखिए, ये भारतीय राजनीति का एक बहुत उथल-पुथल भरा दौर था। आपातकाल के समय सरकार को यह महसूस हुआ कि लोग अपने अधिकारों का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शायद अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। हाँ, इसी सोच के साथ अधिकारों और जिम्मेवारियों में एक संतुलन बनाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। लेकिन इमरजेंसी के उस दौर को देखते हुए इस कदम का एक और नजरिया भी तो हो सकता है। बिल्कुल, और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई आलोचक मानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जब नागरिक अधिकार पहले से ही सीमित थे, तब कर्तव्यों को लाना एक तरह से अधिकारों पर और भी ज्यादा अंकुश लगाने की कोशिश हो सकती थी। अच्छा। जी, यह घटना हमें सिखाती है कि अधिकार और कर्तव्य भले ही एक दूसरे के पूरक हों, लेकिन उनके बीच का संतुलन बहुत नाजुक होता है और उस वक्त की राजनीति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ये तो हुई पृष्ठभूमि। अब आते हैं स्लाइड 3 पर, जो हमें इस प्रक्रिया के केंद्र में ले जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जी, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने ही इस 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसका काम था मौलिक कर्तव्यों की जरूरत पर विचार करना और यह सिफारिश करना कि कौन-कौन से कर्तव्य शामिल किए जाने चाहिए। 12 सदस्य, मतलब इस विषय को काफी गंभीरता से लिया गया था। हाँ, बिल्कुल। इस समिति ने काफी सोच विचार के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जो इन कर्तव्यों का आधार बनी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, पर सरकार ने 10 लागू किए। हाँ, और यहीं से पता चलता है कि सरकार और समिति के बीच भी विचारों में अंतर था। समिति की सिफारिशें एक आधार थी, लेकिन सरकार ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। और कुछ सिफारिशें तो मानी ही नहीं गई, है ना? सही कहा। जैसे समिति की एक बहुत बड़ी सिफारिश थी कि टैक्स देना एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। सोचिए, अगर वो मान लिया जाता तो आज क्या होता? हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव होता। बिल्कुल, लेकिन सरकार ने उसे शामिल नहीं किया। इसी तरह समिति ने कहा था कि कर्तव्यों का पालन न करने पर सजा होनी चाहिए। इस सिफारिश को भी नहीं माना गया। और इसी 42nd संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये संशोधन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसने संविधान की प्रस्तावना से लेकर दर्जनों अनुच्छेदों में बदलाव कर दिए थे। ये इतना व्यापक था कि अपने आप में एक छोटे संविधान जैसा लगता था। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना इसी बहुत बड़े बदलाव का एक हिस्सा था। जी, एक अहम हिस्सा।
लेकिन इस लघु संविधान के शीर्षक के साथ विवाद भी जुड़ा है, क्योंकि ये सारे बदलाव इमरजेंसी के दौरान हुए थे, जिससे इनकी लोकतांत्रिक वैधता पर हमेशा सवाल उठते रहे। जगह आप स्लाइड 4 पर आते हैं और इन कर्तव्यों के संवैधानिक ढांचे और प्रकृति को समझते हैं। पहला ही बिंदु काफी चौंकाने वाला है। इनकी प्रेरणा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। ये बहुत दिलचस्प है ना? हमारा संविधान ज्यादातर पश्चिमी लोकतंत्रों से प्रेरित हैं, जो व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देते हैं। और फिर 1976 में हम एक समाजवादी मॉडल से कर्तव्यों का पूरा अध्याय जोड़ देते हैं। ये उस समय की वैचारिक झुकाव को दिखाता है। बिल्कुल, ये उस समय की सरकार की सोच को दिखाता है, जहां समाज या राष्ट्र को व्यक्ति से ऊपर रखने की विचारधारा थी। समाजवादी संविधानों में कर्तव्यों को हमेशा प्रमुखता दी जाती थी। और इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। जैसे अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। तो ये एक तरह से नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कानूनी बाध्यताएं नहीं। सही पकड़ा आपने, ये एक नैतिक संहिता है। लेकिन फिर सवाल वही आता है, अगर इन पर कोई सजा ही नहीं है तो फिर इनका फायदा क्या है? क्या लोग इन्हें गंभीरता से लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यहीं पर संविधान ने एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाया है। भले ये कर्तव्य सीधे तौर पर दंडनीय नहीं है, पर संविधान संसद को ये ताकत देता है कि वो किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए अलग से कानून बना सकती है। अच्छा, तो मतलब कर्तव्य पर सीधे सजा नहीं, पर उस पर आधारित कानून पर सजा हो सकती है। बिल्कुल, और अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो उसे सजा हो सकती है। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है। अब सिर्फ इस कर्तव्य को न मानने पर आपको सजा नहीं होगी। लेकिन संसद ने कानून बनाया है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अगर आप इस कानून के तहत राष्ट्रगान का अपमान करते पाए जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो कर्तव्य ने प्रेरणा दी और कानून ने उसे लागू करने का रास्ता बनाया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है। और एक आखिरी बात इस स्लाइड में, ये कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। जी, क्योंकि कर्तव्य नागरिकता की अवधारणा से जुड़े हैं। ये एक नागरिक के अपने देश के प्रति दायित्व हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार जैसे जीने का अधिकार भारत में मौजूद हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या नहीं। ठीक है, तो अब स्लाइड 5, 6 और 7 पर आते हैं, जहां उन 11 कर्तव्यों की सूची है। इन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार तरीके भी दिए गए हैं, जैसे A, B, C से। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है ना याद रखने का। तो पहला है A फॉर एंथम, यानी संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये सबसे बुनियादी कर्तव्य हैं। ये हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, और इनका सम्मान करना दरअसल उन आदर्शों और कुर्बानियों का सम्मान करना है जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। यह राष्ट्रीय एकता की नींव है। इसके बाद है B फॉर बापू, भगत सिंह, यानी स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को याद रखना और उनका पालन करना। यहाँ महान आदर्श का मतलब क्या है? इसकी तो कई व्याख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल, और यही इस कर्तव्य की खूबसूरती और चुनौती दोनों है। किसी के लिए गांधी जी की अहिंसा सबसे बड़ा आदर्श है, तो किसी के लिए भगत सिंह का क्रांतिकारी बलिदान। इसका मकसद किसी एक परिभाषा में बंधना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि हमारी आज़ादी किन मूल्यों पर आधारित थी। जैसे न्याय, समानता, भाईचारा। जी, और हमें उन मूल्यों को अपने जीवन में बनाए रखना है। फिर आता है C फॉर कंप्लीट यूनिटी, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और D फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। हाँ, C हर नागरिक को देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ एक प्रहरी बनाता है, जो भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए बहुत जरूरी है। और D हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा सिर्फ सेना का काम नहीं है। हालांकि भारत में अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं है। जरूरत पड़ने पर हर नागरिक की भूमिका हो सकती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बीच एक अच्छा संतुलन है। इसके बाद के कुछ कर्तव्य एक बेहतर समाज बनाने की बात करते हैं, जैसे E फॉर इक्वालिटी, भाईचारा बढ़ाना, F फॉर फैंसी कल्चर, हमारी मिलीजुली संस्कृति को बचाना, और G फॉर ग्रीन, पर्यावरण की रक्षा करना। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक मुझे आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है, H फॉर ह्यूमैनिज्म, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना। आपने बहुत सही बिंदु पकड़ा। ये 1976 में लिखा गया था,
लेकिन आज के दौर में जब हम गलत सूचना और फेक न्यूज़ की महामारी से जूझ रहे हैं, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी हर बात को तर्क और सबूत की कसौटी पर कसने का कर्तव्य शायद पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और फिर है आई फॉर इंसाफ, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूरी। जे फॉर जॉइंट एक्शन, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आगे बढ़ना। और अब आते हैं उस कर्तव्य पर जो बाद में जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य, के फॉर किड्स नॉलेज। जी, स्लाइड 8 इसी पर है। यह कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना हर माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसे अलग से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। ये समय के साथ बदलती जरूरतों को अपनाता है। 21वीं सदी की शुरुआत में ही महसूस किया गया कि भारत की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। तो शिक्षा को सिर्फ एक अधिकार ही नहीं, एक कर्तव्य भी बनाया गया। बिल्कुल, और इसने शिक्षा को लेकर एक त्रिकोणीय दायित्व बना दिया, जैसा कि स्रोत बताते हैं। ये त्रिकोणीय दायित्व क्या है? ये एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था है। सोचिए, एक त्रिभुज है। एक कोने पर है अनुच्छेद 21A, जो बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। ठीक है। दूसरे कोने पर है अनुच्छेद 45, जो राज्य को अच्छी शिक्षा के लिए नीति बनाने का निर्देश देता है। और तीसरे कोने पर है अनुच्छेद 51A का, जो माता-पिता पर बच्चे को स्कूल भेजने का मौलिक कर्तव्य डालता है। वाह! मतलब जब ये तीनों अधिकार, नीति और कर्तव्य मिलकर काम करते हैं, तभी हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सकती है। एकदम सही। ये अधिकार और कर्तव्य के पूरक रिश्ते का सबसे अच्छा उदाहरण है। बिना माता-पिता के अपने कर्तव्य को निभाए सरकार का अधिकार देने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। चलिए अब स्लाइड 9 पर आते हैं, जो उसी सवाल पर वापस आता है, क्या ये दंडनीय है? हमने इस पर थोड़ी बात की, पर यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जी, जैसा हमने कहा, सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि ये गैर न्यायोचित हैं, लेकिन संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। और उदाहरण है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बिल्कुल, ये कानून दिखाते हैं कि कैसे मौलिक कर्तव्यों जैसे राष्ट्रगान का सम्मान और पर्यावरण की रक्षा को कानूनी रूप दिया गया है। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है, भले ही मूल कर्तव्य स्वयं गैर न्यायोचित हों। तो ये कर्तव्य सिर्फ सजावटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, वे विधायी कार्यवाही के लिए एक आधार और प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। अब स्लाइड 10 पर आते हैं और कुछ आम भ्रांतियों को दूर करते हैं। पहली, कि मौलिक कर्तव्य विदेशियों पर भी लागू होते हैं। ये गलत है। तथ्य यह है कि ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। दूसरी भ्रांति, मतदान करना और टैक्स देना भी मौलिक कर्तव्य है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जैसा हमने पहले बात की, स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स की सिफारिश तो की थी, पर उसे माना नहीं गया। और वोट डालना एक बहुत बड़ी नागरिक जिम्मेदारी है, लेकिन ये उन 11 कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी भ्रांति, कि इनका पालन न करने पर तुरंत जेल हो जाती है। नहीं, ये भी सच नहीं है। जैसा हमने विस्तार से समझा, ये कर्तव्य नैतिक और प्रेरणादायक हैं। आपको जेल तभी होगी जब आप किसी ऐसे विशेष कानून को तोड़ते हैं जो किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए बनाया गया है, ना कि सीधे कर्तव्य का पालन न करने पर। इनका उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल। तो हमारी पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत खूबसूरत विचार आता है, सहयोग की शक्ति। स्रोत में एक कहानी है कि कैसे 0 यानी शून्य अकेले में कुछ नहीं था, लेकिन जब एक के साथ खड़ा हो गया तो उसकी कीमत 10 हो गई। ये कहानी हमारे कर्तव्य जो की भावना को बहुत अच्छे से समझाती है, जो कहता है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब नागरिक एक दूसरे को कमजोर या शून्य समझने के बजाय एक दूसरे का साथ देकर उनकी और अपनी ताकत बनते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये कर्तव्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक सामूहिक चेतना बनाते हैं। निश्चित रूप से, जब हर कोई अपना छोटा छोटा कर्तव्य निभाता है, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो या वैज्ञानिक सोच को अपनाना हो, तो उसका मिला जुला असर राष्ट्र को बहुत आगे ले जाता है। तो संक्षेप में ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में है।
यूएसएसआर से प्रेरित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन से 10 कर्तव्य जोड़े गए और 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य, शिक्षा का कर्तव्य, जोड़ा गया। एकदम सही सारांश। आज की चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसे समाज में जहां हम सब अपने अधिकारों को लेकर इतने सजग हैं और होना भी चाहिए, वहां अगर हम सचेत रूप से अपने कर्तव्यों को भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो नागरिक होने के हमारे मायने कैसे बदल सकते हैं। जय हिंद।